नमस्कार, मैं उमा रमन पाठक। अभी हाल ही में भारत की एक बहुत खूबसूरत अभिनेत्री और महिला सांसद को एक बहुत प्यारा सा बेटा हुआ है। जब से उनको वो बेटा हुआ है, भारत के लोग लगातार सोशल मीडिया पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उनसे सवाल कर रहे हैं कि उनके बेटे का बाप क्यों है, क्योंकि उनके जो पूर्व पति हैं उनसे वो काफ़ी समय से सेपरेट हैं और उनके पूर्व पति ने भी कहा है कि वो बच्चा उनका नहीं है। और लोग तब से लगातार उनसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वो अभी विवाहित नहीं हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि उनका जो ये लड़का हुआ है उसका बाप कौन है। वो लगातार खामोश हैं और इस बारे में कई लोगों ने मुझे मेरे फेसबुक पेज पर और फेसबुक पे मैसेज करके पूछा कि इसके लिए भारत में रूल क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, और क्या लोगों का ये सवाल पूछना जायज़ है, और इस पर एक वीडियो बनाई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम बना रहे हैं और हम जानना चाहेंगे कि क्या लीगल फादर और बायोलॉजिकल फादर के बारे में कोई कॉन्सेप्ट है इंडिया में। तो सबसे पहले हम उन लोगों को इस बात के लिए आगाह करते हैं जो ऐसे क्वेश्चंस उनसे लगातार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं और इसके बारे में अनाप शनाप लिख रहे हैं। भारत में प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। अभी हाल का ही ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी महिला से होने वाले बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर उसके बच्चे के पिता का नाम लिखना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा कि क्योंकि भारत में सिंगल पेरेंट का चलन बढ़ा है, कई बार अविवाहित महिलाओं को भी अब जो है वो मातृ सुख वो लोग उठा रही हैं, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि किसी बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर उसके पिता का नाम लिखा जाए। उन्होंने एक तरह से कहा कि ये प्राइवेसी का मामला है, अगर महिला नहीं चाहती है तो उसके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर उसके पिता का नाम लिखना जरूरी नहीं है। तो जो भी लोग इस तरह की ट्रोलिंग कर रहे हैं उनको उस महिला की प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। वो उनकी प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं। भारत में प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। व्यक्ति की निजता एक जो है मौलिक अधिकार है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इस मामले में लोगों को सजा भी हो सकती है। तो इस तरह के फालतू के सवाल पूछने के बजाय जो है कुछ और चीज़ों पे ध्यान दें। अगर लोगों का फैक्टर ये है कि उस बच्चे का लीगल फादर कौन होगा, क्योंकि कई जगह पर हो सकता है कि उस बच्चे को ज़रूरत लगे कि उसके लीगल फादर कौन है, तो उसके लिए जो है भारत के कानून में प्रावधान है। अगर आप लोग बायोलॉजिकल फादर के बारे में जानना चाह रहे हैं तो ये उस महिला का हक है कि वो जो है सार्वजनिक करे या ना करे, लेकिन अगर बच्चे के राइट के लिए, बच्चे के अधिकार के लिए कोई लीगल फादर उसका जो है कौन होगा, ऐसा प्रश्न बनता है, तब इस पे एक वीडियो बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप बायोलॉजिकल फादर और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को दूर रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी का बायोलॉजा होने जा रहा है। हम यहाँ पे लॉ की बात करेंगे कि भारत का कानून क्या कहता है इस बारे में। इसके लिए हम कुछ सवालों से इसको समझते हैं, ठीक है। हम लॉ के स्टूडेंट के या कानून के तरह से समझेंगे कि अगर ऐसा केस है कि किसी महिला को ऐसे केसेस में बच्चा होता है तो उसका बाप या मतलब उसका लीगल फादर कौन होगा। यहाँ पे बायोलॉजिकल फादर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे हैं, अभी बाद में बात करते हैं अभी बायोलॉजिकल फादर पे। तो सबसे पहला, कई सारी बातें जो है ये बातें हम कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स के जरिए, प्रश्न के जरिए समझेंगे। जैसा समझो कि एक महिला है जिसकी जून 2021 में शादी हुई और शादी के 2 महीने बाद अगस्त 2021 में उसको एक बेटा हुआ। अब सवाल ये है कि उस बच्चे का बाप कौन है, ठीक है। 2 महीने के बाद ही जस्ट उसको क्या हुआ, बच्चा हो गया। जून में शादी हुई और अगस्त में क्या हुआ, बच्चा हुआ। तो उस बच्चे का बाप क्या हुआ, कौन होगा, इस बारे में सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। ये बच्चे की धार्मियता का प्रश्न है और ये निर्धारित होगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 112 से, ठीक है। सेक्शन 112 भारतीय या इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 या धारा 112 कहती है कि किसी वैध विवाह के दौरान या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज अगर किसी फीमेल को कोई बच्चा होता है तो उसका पति ही उसका बाप कहलाएगा। समझ में आ रहा है आपको कि भले ही 2 महीने के बाद ही जस्ट उसको बच्चा हुआ है, फिर भी उस बच्चे का लीगल फादर उसका पति ही कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जून 2021 में शादी के बाद अगस्त में जो बच्चा हुआ है उसका जो बच्चा है उसका लीगल फादर जो है उस महिला का पति ही होगा। दिस इज द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द लेजिटिमेसी, ठीक है। ये लेजिटिमेसी का कंक्लूसिव
प्रूफ है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो है इस ऐसा अगर कोई केस है तो लीगल फादर उसका पति होगा। दूसरा केस ऐसा है कि तलाक के 280 दिनों के भीतर, ऐसा नियम है, सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि तलाक के 288 दिनों के भीतर जन्मे बच्चे का बाप भी उसका पूर्व पति ही होगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि महिला की नई शादी नहीं होनी चाहिए। आप फिर से क्लियर हो जाइए। माना कि कोई महिला है और जो है उसकी पहले शादी हुई है, ठीक है, शादी के बाद क्या हो गया, उसका डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तलाक के बाद वो अकेले रह रही है और 288 दिन के भीतर उसको एक बेटा हुआ, तो उस बच्चे का लीगल फादर उसका पूर्व पति होगा। लेकिन अगर उसी महिला की शादी हो जाएगी तो मामला पलट जाएगा। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं जिसमें शादी हो गया। कहते हैं माना एक महिला की शादी फरवरी 2020 में हुई और नवंबर 2020 में उसका तलाक हो गया। कितने महीने शादी चली? 2 से 11, 9 महीने उसकी शादी चली, ठीक है। फरवरी 2020 में शादी हुई और नवंबर 2020 में क्या हो गया, तलाक हो गया। अब नवंबर में तलाक हुआ, 3 महीने बाद फरवरी 2021 में उसने नई शादी कर ली और फरवरी के अगले ही महीने मार्च 2021 में उसको एक बच्चा हुआ। अब बच्चे का बाप कौन है? ठीक है, पहला एक पति था, उससे क्या हुआ, तलाक हुआ और फिर दूसरी बार उसने शादी कर ली, 1 ही महीने के बाद बच्चा हो गया, तो उसका बाप क्या होगा? ये जो है सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है अगर महिला की शादी नहीं होती तो उसका पूर्व पति ही उस बच्चे का बाप होता, परंतु नई शादी होने के बाद उसका नया पति ही उस बच्चे का बाप होगा। धारा 112 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसको बोलते हैं धर्मजत्व का सिद्धांत। आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि जिससे शादी हुई नहीं, ठीक है, भले ही क्या हुआ, 1 ही महीना हुआ शादी होने को, लेकिन फिर भी अब पूर्व पति उसका लीगल फादर नहीं होगा, बल्कि ये नया वाला पति उस बच्चे का लीगल फादर होगा। सेक्शन 112 हम पढ़ देते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का। कहता इसको बोलते हैं बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। कहता है द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज born ड्यूरिंग द continuation of a valid marriage between his mother and any man or within 288 days after its dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man। ठीक है, कहता है कि अगर 288 दिनों के भीतर ही बच्चा पैदा हो गया तो उस बच्चे का बाप जो है वो उसका पुराना पति ही होगा, अनलेस इट कैन बी शोन दैट द पार्टीज टू बी मैरिज हैड नो एक्सेस टू ईच अदर एट एनी टाइम बिटवीन ही कुड हैव बीन बिगॉटन। ठीक है, इसको कहते हैं जो है इसको कहेंगे हम यहाँ पे लीगल फादर। ठीक है, इस बच्चे का जो पुराना जो इसके पिता हैं उसको यहाँ पे लीगल फादर कहेंगे। मतलब शादी हो गई तो भले 1 महीने बाद बच्चा पैदा हो रहा है, तब वो नया वाला आदमी जो है क्या होगा, लीगल फादर होगा। नहीं तो 288 दिनों के भीतर अगर तलाक के कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या कहेंगे, तब उस पुराने वाले पति को ही क्या कहेंगे, उसका पिता कहेंगे। ठीक है, अगर तलाक के 288 दिनों के भीतर किसी महिला को कोई बच्चा पैदा होता है तब क्या कहेंगे, तब उसी जिससे तलाक हुआ है उसी को उसका क्या मानेंगे, पिता। लेकिन अगर उसने नई शादी कर ली तो शादी के भले ही 15 दिन बाद दूसरा बच्चा हो जाए तब उसके नए वाले पति को क्या कहेंगे, तब उसका जो है लीगल फादर वो नया वाला होगा। ठीक है, नया वाला पति होगा। अब एक और बात समझिए, इसको ऐसा कानून बनाया गया पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर बायोलॉजिकल फादर की जरा भी बात नहीं की जा रही है। अब एक और केस समझिए, 1982 का चंद्रमती केस है और इस पर कोर्ट का डिसीजन सुनिए। एक पुरुष थे और उन्होंने क्या किया, स्टरलाइजेशन करा लिया, नसबंदी करा ली और उसके बाद उनके पत्नी को एक बच्चा हो गया। ठीक है, एक पुरुष थे, उन्होंने नसबंदी कराई। 1982 का केस है, अगस्त 1981 में कोर्ट में आया, 82 तक चला। तो एक पुरुष थे, उन्होंने क्या कराया, स्टरलाइजेशन कराया, नसबंदी कराई और उसके बाद उनके पत्नी को एक बच्चा
हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ। यह मामला कोर्ट में चला गया, और जब कोर्ट चला गया तो कोर्ट ने कहा कि भले ही उस व्यक्ति की नसबंदी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उस महिला का पति ही जो है वो क्या है, उस बच्चे का लीगल फादर माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि स्टेरिलाइजेशन या नसबंदी जो है वो धर्मजत्व की अवधारणा को बिल्कुल भी नष्ट नहीं करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीगल फादर का केस क्या है। अब जिस अभिनेत्री या सांसद के बारे में चर्चा की जा रही है, उस अगर इंडियन एविडेंस एक्ट देखें तो उस हिसाब से उस महिला का पूर्व पति ही उसके बच्चे का लीगल फादर है। लेकिन यहाँ पर एक पेच है, क्योंकि उस महिला ने पहले ही ये बात जो है क्लेरिफाई कर दिया है कि जो उनके पति हैं, जिनको लोग पति कह रहे हैं या पूर्व पति हैं, वो उनको पति मानने से इनकार कर रही हैं। और ऐसा इसलिए वो कह रही हैं क्योंकि उनकी जो शादी है वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। ठीक है, यह एक इंटर रिलीजियन मैरिज थी, एक अंतर धार्मिक विवाह था। अंतर धार्मिक विवाह के लिए भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उन दोनों की शादी जो है भारत में रजिस्टर्ड नहीं है। उन्होंने टर्की में शादी की, और वहाँ की शादी जब तक इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होती तब तक वो मान्य नहीं है। इस तरह से इस मामले में बहुत ही पेचीदा केस है ये, और ये नहीं कह सकते कि उसका पूर्व पति भी उसका क्या हो सकता है, लीगल फादर हो सकता है, और किसी के बारे में कुछ पता नहीं, जब तक कि वो महिला डिसाइड नहीं कर लेती कि उसके बच्चे का फादर कौन है। अब अगर हम बात करें बायोलॉजिकल फादर और संपत्ति के बंटवारे का मामला, तो जिस भी बच्चे को ये लगता है कि उसका बायोलॉजिकल फादर कोई और है, और या फिर उस महिला को लगता है कि उसके बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कोई और है, वो इस मामले में कोर्ट जाकर उससे अपना हक मांग सकती है। आपको उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी वाला मामला याद होगा कि रोहित शेखर नाम का एक लड़का है और उज्ज्वला शर्मा नाम की एक औरत। उज्ज्वला शर्मा और नारायण दत्त जी काफ़ी करीब थे, और उस लड़के ने कहा कि जो है हमारे जो बायोलॉजिकल फादर हैं वो एन डी तिवारी साहब हैं, इसीलिए हमें नारायण दत्त तिवारी जी की संपत्ति में क्या मिलना चाहिए, पुत्र का हक मिलना चाहिए। और इस मामले में कोर्ट ने डीएनए प्रोफाइलिंग की ऑर्डर जारी कर दिया। बाकी किसी तो जब डीएनए प्रोफाइलिंग हुई तो रोहित शेखर को उनके बाप का या नारायण दत्त तिवारी के पुत्र का हक मिला। आपको पता है उसके पहले ही उन्होंने क्या कर लिया, कोर्ट में विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि वो कोर्ट में हार जाएंगे, और इस वजह से जो है उन्होंने विड्रॉ करके उसे अपने बेटे का हक दे दिया। तो कभी भी बायोलॉजिकल फादर का जहां मामला आता है वहां पर तो 2 ही 3 लोग इस बात को डिसाइड कर सकते हैं। एक तो जिस महिला से बच्चा पैदा हुआ है वो जानते हैं कि बायोलॉजिकल फादर कौन है, ईश्वर जानता है, और तीसरा या तो कोर्ट, अगर बहुत ही ऐसा केस आता है नारायण दत्त तिवारी जैसा केस, तो वहां डीएनए प्रोफाइलिंग का ऑर्डर जारी करती है। बाकी किसी भी केस में अगर लीगल फादर की बात की जाती है तो वहां पे लगता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 112, ठीक है, इसको बोलते हैं धर्मजत्व का सिद्धांत। और इसके लिए मैंने तीनों जो है आपको 3 क्वेश्चन के माध्यम से समझाए हैं कि यहाँ पर कौन जो है इस केसेस में महिलाओं के द्वारा पैदा हुए बच्चे के बाप होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई महिला ये बात नहीं बताना चाहती है कि उसके बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कौन है, तो इस बारे में सवाल जो है वो आपराधिक कृत्य भी है, और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका अपना निजी जीवन है। और भारत में अब कानून जो है वो सिंगल पेरेंट और जो है सिंगल मदर को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ आप अपने और प्रश्न भी हमें लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।